पिछले क्लास में हमने जो जो देखा था एक बार ब्रीफ रिवीजन कर लेते हैं। पिछले क्लास में हमने गॉस लॉ पे क्या क्या चर्चा की थी कि गॉस लॉ का पहला पॉइंट क्या है, इट इज फ्लक्स लिंक्ड थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस is equal to charge enclosed by the closed surface divided by epsilon naught। एंड ये चीज गॉस लॉ में पहली चीज बताती है। एंड आप इसे सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds is equals to q into x close by epsilon naught। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल charges but the q enclosed is only the charge enclosed in the surface। ये पॉइंट्स हमने देख लिए थे। अब इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं कि position of the charge, position of the charges inside the surface does not influence the flux। ठीक है, does not influence the flux। ऑफ कोर्स ये फ्लक्स इन टर्म्स में ये कह रहे हैं कि अगर फ्लक्स लिखना सही नहीं होगा, अब ये कह सकते हो कि does not impact influence the application of Gauss law। फ्लक्स तो ऑफ कोर्स चेंज हो जाएगा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ ना। हमने यहाँ पे कुछ कुछ देख लिया था फॉर पॉइंट चार्ज। फॉर पॉइंट चार्ज हमने अप्लाई करके देख लिया था गॉस लॉ कि पॉइंट चार्ज है उसके अबाउट हमने गॉसियन सरफेस बनाया था, गॉसियन सरफेस ऑफ अ रेडियस r बनाया था। एंड इस सरफेस के अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम कैलकुलेट करते हैं तो आप लोग को q enclosed by epsilon naught मिलता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज q by 4 pi epsilon naught r square हो जाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दो वर्ड बोला था मैंने, यूनिफॉर्म है ओवर द गॉसियन सरफेस प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू एरिया वेक्टर ऑफ द गॉसियन सरफेस। इसीलिए आप ये जो E डॉट ds था इसके बाहर आप इलेक्ट्रिक फील्ड आराम से ले सकते थे। तो यहाँ पे ग्राफ हम लोग देख लेंगे। ग्राफ कैसा बनेगा, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे सेंटर पे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस r का ग्राफ ऐसा मिलेगा। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज है तो कर्व्स कौन से क्वाड्रेंट में होंगे, राइट? ये ऐसा कर्व मिलेगा फॉर पॉइंट चार्ज। फिर देखा था फॉर लाइन चार्ज। फॉर लाइन चार्ज हमने इनफाइनाइट वायर है, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लिया था और ये कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इन एरियाज को परपेंडिकुलर है जो फ्लैट सरफेसेस हैं। तो ये वाला फ्लक्स जीरो है, फ्लैट सरफेस वाला फ्लक्स जीरो है। हॉरिजॉन्टल वाले पे फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पैरेलल है। तो यहाँ पे भी आपको E टाइम्स ऑफ एरिया, कर्व्ड एरिया ऑफ दिस सिलेंडर 2 pi RL हो जाता है और लैम्डा L टाइम्स दिस मच अमाउंट ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड है। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हो लैम्डा बाई 2 pi एप्सिलॉन नॉट R है। एंड ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम प्लॉट करते हैं तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 बाई आर के टर्म्स में चेंज हो रहा है, यहाँ पे 1 बाई आर स्क्वायर के टर्म्स में चेंज हो रहा है, यहाँ पे 1 बाई आर के टर्म्स में चेंज हो रहा है।
अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ होगा, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा ये फॉर नेगेटिव लैम्डा है, एंड दिस इज फॉर पॉजिटिव लैम्डा। याद रखना, क्योंकि अगर नेगेटिव लैम्डा के लिए ग्राफ अलग होता है, ठीक है, क्योंकि ई की डायरेक्शन आप कहते हो, ई की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ये पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव के लिए, तो इन डिफरेंट डायरेक्शंस पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आता है, तो इसीलिए आपको डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स मिलेंगे। फिर हमने ये देखा था कि अगर एक शीट होता है, इनफाइनाइट शीट के लिए, इनफाइनाइट शीट के लिए ये इनफाइनाइट शीट है, इस पे एक गॉसियन सरफेस हमने बना दिया था, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ये ए अमाउंट ऑफ एरिया कवर कर रहा है, सिग्मा चार्ज डेंसिटी था, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली फ्रॉम द सरफेस, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों पैरेलल है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों पैरेलल है, जो कर्व्ड सरफेस होगा उसका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो इस वजह से ये यहाँ का फ्लक्स जीरो हो जाएगा, आपको सिर्फ यही वाले ये दोनों फ्लक्स लेने होंगे, एंड दोनों फ्लक्स आपको 2 हो जाएगा, which will be 2 times of EA हो जाएगा, and this will be equal to sigma times of A is the charge enclosed divided by epsilon naught, तो electric field is sigma by 2 epsilon naught. Electric field due to an infinite sheet is a uniform field है, ये काफी important बात है, is a uniform field, तो इसके लिए अगर हम लोग ईवर्स कर्व बनाएंगे तो आपको डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करता ये चीज, ठीक है, ये डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करता, ये किसके लिए है, ये फॉर पॉजिटिव सिग्मा के लिए है, एंड नेगेटिव सिग्मा के लिए अगर हम कर्व बनाएंगे तो कैसा बनेगा, फॉर नेगेटिव सिग्मा, तो अगर चार्ज प्लेट पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टुवर्ड्स इटसेल्फ, तो अगर आपने ये आर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन पे आपको नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है, एंड यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है, क्योंकि ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, ये डायरेक्शन नेगेटिव है, तो इसीलिए नेगेटिव ऐसा आता है, ठीक है। ये कांस्टेंट वैल्यूज है, चार्ज यूनिफॉर्म है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। फिर हम आए थे फॉर सॉलिड, फॉर होलोस्फीयर, फॉर होलोस्फीयर को हम लोग बहुत अलग अलग नाम से जानते हैं, शेल भी कहते हैं इसको, होलोस्फीयर को शेल भी कहते हैं, और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर भी यही होता है, शेल ही होता है, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर भी अगर कहा हुआ है तो आप शेल की तरह ही ट्रीट करोगे, तो ये जो नाम है यहाँ पे, ये सारे कुछ एक ही तरीके के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को रिजेंबल करते हैं, अगर होलोस्फीयर कहा हुआ है तो अंदर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब शेल कहा हुआ है मतलब अंदर कोई चार्ज नहीं है स्फीयर के, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर मतलब अगर आप अंदर मास तो होगा उस स्फीयर के, बट अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, ये वाला मामला जो मैं अभी बोल दिया आपको कि अगर सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, काफी इंटरेस्टिंग चीज है, ये जब हम कंडक्टर्स पे डिस्कशन करेंगे तब ये वाली इस पे मतलब आफ्टर पोटेंशियल एंड ऑल हम लोग कंडक्टर पे कमेंट करेंगे, तो जब हम कंडक्टर पे आएंगे तो ये देखने की वाली दिलचस्प मामला है कि अगर कंडक्टिंग स्फीयर है वो तो सॉलिड तो होगा ही होगा, बट अगर इस पे मानो कि आप चार्ज क्यू सप्लाई करते जा रहे हो, चार्ज क्यू और ज्यादा सप्लाई करते जा रहे हो, इस पे करते जाओगे तो वो चार्ज इसके सरफेस पे रिसाइड करेगा, ना कि इसके वॉल्यूम पे, वॉल्यूम पे कभी भी कोई चार्ज रिसाइड ही नहीं करेगा, जितना चार्ज आप सप्लाई करोगे, आप सिंपल इंट्यूटिवली भी ये आर्गुमेंट को जस्टिफाई कर सकते हो, क्योंकि ये कंडक्टर अगर कहा गया है तो कंडक्टर एक मेटल होता है, कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर एक मेटल होता है, अगर मेटल है तो फिर उसमें पहले से ही कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, और अगर आप अभी फिर से चार्ज दे रहे हो तो होता क्या है कि इसके बीच में कंडक्टर इसलिए कहा जाता है, क्यों मेटल को कंडक्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो कंडक्टिविटी है बहुत ज्यादा है, जो रेजिस्टिविटी है, कंडक्टिविटी का ग्रीक सिंबल से हम लोग
सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं कंडक्टिविटी। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। जब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में जाएंगे, जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में जाएंगे तब हम लोग ये दो फिर से ये ग्रीक सिंबल देखेंगे, सिग्मा और रो। रो मतलब रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी है। सिग्मा मतलब कंडक्टिविटी है। कंफ्यूज मत होना यहाँ पे कि सर आपने सिग्मा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी बताया था। नहीं, अभी के लिए ये करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में सिग्मा को कंडक्टिविटी कहेंगे और रो को रेजिस्टिविटी कहेंगे, ये नहीं कि रो को डेंसिटी ही कह रहा है। ठीक है, ये याद रखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी की कॉन्सेप्ट की बात है। तो कंडक्टर में कंडक्टिविटी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, रेजिस्टिविटी की वैल्यू बहुत कम होती है। यही प्रॉपर्टी होता है मेटल में। मेटल की कॉपर जैसे हो गया, गोल्ड जैसे हो गया, सिल्वर जैसे, एल्यूमिनियम जैसे, ये सभी अच्छे मेटल्स जो होते हैं वो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। क्यों? उसमें कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है। तो जब भी इसमें मैं जैसे जैसे कंडक्टर में चार्ज सप्लाई करते जाऊंगा, उनमें म्यूचुअल रिपल्शन बढ़ता जाएगा। जितना ज्यादा चार्ज देते जाऊंगा, वो चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक म्यूचुअल रिपल्शन वाली फोर्स बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक म्यूचुअल रिपल्शन के कारण जो चार्जेस इसमें वॉल्यूम में रहेंगे, वो अब एक दूसरे को म्यूचुअली रिपेल करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे म्यूचुअली। तो फिर रिपेल करके जाएंगे कहाँ? पॉप आउट नहीं कर जाएंगे सरफेस में से। वो ऐसे मतलब सरफेस के ऊपर से स्पार्क दे देकर पॉप आउट नहीं कर जाएंगे, वो क्या करेंगे? सरफेस के ऊपर ही रह जाएंगे। तो जब भी एक कंडक्टिंग सरफेस है तो दी चार्ज रिसाइड्स, ये मैं लिखवा दूंगा आपको, बट एक कंडक्टर में याद रखो, कंडक्टर में चार्ज रिसाइड्स ऑन दी सरफेस, नॉट थ्रू आउट दी वॉल्यूम। ठीक है, नॉट थ्रू आउट दी वॉल्यूम। तो ये चीज है कुछ, हम लोग बाद में इस पे चर्चा और करेंगे, बट अभी तो गॉस लॉ अप्लाई करते हैं। अप्लाई करते हैं क्या? अप्लाई करके मैंने बता दिया था, अभी बस उस पे चीजें। तो ये इस पे एक चार्ज Q है, इस पे रेडियस R का है। आप पहले अंदर एक लेते हो, फिर अंदर गॉसियन सरफेस लेते हो ऑफ रेडियस R, ऑफ रेडियस R, ताकि इस पॉइंट P पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाए। फिर आप बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए आप बाहर पे एक रेडियस लेते हो R का, इस पॉइंट P पे गॉसियन सरफेस पे पता करने के लिए। तो ये बाहर वाला गॉसियन सरफेस हो गया, ये अंदर वाला गॉसियन सरफेस हो गया। आप अंदर वाले गॉसियन सरफेस के लिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हो तो 4πr² करोगे, बट जब आप Q एंक्लोज्ड वाले पे जाओगे तो ये आपको समझ में आएगा, क्योंकि आपके ना ही होलोस्फीयर में, क्योंकि अंदर से तो वो खोखला है तो कोई चार्ज है नहीं अंदर, शेल में अंदर से खोखला है तो कोई है नहीं चार्ज। सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर में अंदर तो मामला होगा बट अंदर कोई चार्ज नहीं होगा सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर पे, क्योंकि इन अ कंडक्टिंग स्फीयर चार्ज रिसाइड्स ऑन दी सरफेस। तो अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, तो अंदर क्योंकि कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट R लेस देन कैपिटल R इज 0। फिर आप बाहर वाला सरफेस गॉसियन सरफेस ले लोगे, तो बाहर वाले गॉसियन सरफेस के लिए आप कहोगे, आप फिर से 4πr² करोगे, और फिर वो गॉसियन सरफेस, ये जो ब्लू वाला गॉसियन सरफेस है, ये कितना, ये टोटल चार्ज Q एंक्लोज कर रहा है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये आप कह लोगे कि Q बाई 4πε0r², दिस इज फॉर R ग्रेटर और इक्वल टू R कह लोगे। और जब R इक्वल टू R है तब क्या हो जा रहा है? ये Q बाई 4πε0 कैपिटल R²। तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस तरीके से वेरी करेगा विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस? पहले तो ये R से लेके कैपिटल R तक ये 0 वैल्यू है, आपको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं मिलेगी। और जैसे ही आप R पे पहुंच गए तो आपको एक मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी KQ बाई R² से, और फिर वो 1/r² के टर्म्स में डिक्रीज करते जाएगी। एंड जैसे ही आप R इंफिनिटी को जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 को टेंड करेगा। एंड यहाँ पे ये वेरी कैसे कर रहा है? 1/r² के टर्म में वेरी कर रहा है। सिमिलरली आप अगर नेगेटिव साइड जाओगे तो ये R इक्वल्स टू -R है, माइनस ओनली signifies the direction, does not signify the magnitude। तो यहाँ पे -KQ बाई R² है,
अगेन माइनस सिग्निफाइज द डायरेक्शन नॉट द मैग्नीट्यूड, एंड यहाँ पे ये दूसरे साइड में डिक्रीज होता हुआ एज r इज टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज टेंडिंग टू 0। तो ये इस तरीका का कर्व है, आपको 0 से लेके r तक तो 0 मिल रहा है, नो इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड जैसे ही बाहर निकल जा रहे हो वैसे 1/r² के टर्म्स में गिरता हुआ दिख रहा है। और ये भी कहते हैं कि because of this value आप can the charge to be residing at the center, और उससे at a distance of r जितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होता है वही चीज यहाँ पे भी हमको वैल्यू मिल रही है। किसके लिए? एक हॉलो स्फीयर के लिए या फिर शेल के लिए या फिर सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के लिए आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सरफेस जो मिल रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही वैल्यू होल्ड करेगी जितना सेम अमाउंट ऑफ चार्ज आप उसके सेंटर पे रख दो। तो आपको सेम डिस्टेंस पे उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा जितना आपको इन तीनों सरफेसेस की वजह से मिल रहा है, ये भी बोल देते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा स्टेटमेंट दिया है तो आप ट्रू कहोगे इसको। अब आते हैं आगे आज का जहां से शुरू होगा। तो आज की चर्चा शुरू करेंगे हम लोग। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? किसी प्रकार का डाउट यहाँ तक? नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। सर r इक्वल्स टू r के लिए एरिया कितना लेंगे? r इक्वल्स टू r के लिए एरिया कितना लोगे? देखो यहीं पे आते हैं। जब r इक्वल्स टू r है तो फिर आप गॉसियन सरफेस कहाँ पे बनाओगे? इसके एकदम सरफेस पे बनाओगे। ठीक है, गॉसियन सरफेस एकदम सरफेस पे बनाओगे, है या नहीं है? बट लेकिन यहाँ पे अगर आप गॉसियन सरफेस एकदम सरफेस पे बना दोगे तब आपको क्या मिलेगा? अगर जो गॉसियन सरफेस है वो कंडक्टिंग स्फीयर या फिर शेल या फिर हॉलो स्फीयर के एकदम सरफेस के बराबर हो जाएगा, तब क्योंकि आप गॉसियन सरफेस के चार्ज, अगर मतलब गॉसियन सरफेस पे कोई चार्ज हुआ वो आप चार्ज एनक्लोज पे इंक्लूड नहीं करते हो, है या नहीं है? वो आप चार्ज एनक्लोज पे इंक्लूड नहीं करते हो, गॉसियन सरफेस के ऊपर जो चार्ज होता है। तो यहाँ पे आप इसीलिए जब गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे तो वेरी केयरफुली यू विल से कि when r is equals to r, your Gaussian surface is not coinciding with the actual surface of the bodies, चाहे वो हॉलो स्फीयर हो या शेल हो या फिर सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हो। आप कहोगे आपका जो गॉसियन सरफेस है इट इज जस्ट आउटसाइड दी, वेरी जस्ट आउटसाइड दी सरफेस, वेरी मतलब एकदम ऊपर है, तब जाके वो क्लोज उसका रेडियस जो है वो जो चार्ज एनक्लोज करेगा वो कैपिटल क्यू कंप्लीटली होगा। और जो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रल फाई निकालने के लिए इंटीग्रल ई डॉट डी एस करेंगे, इंटीग्रल ई डॉट डी एस करेंगे तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी पैरेलल टू एरिया वेक्टर एंड यूनिफॉर्म ऑल ओवर दी सरफेस। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर ले रहे हो एंड आपको सिर्फ एरिया वेक्टर को इंटीग्रेट करना है। तो ये आप एरिया वेक्टर को जब ओवरऑल दी सरफेस आप इंटीग्रेट करोगे तब आपको, क्योंकि कैपिटल आर वाला रेडियस वाले स्फीयर गॉसियन सरफेस के एरिया के बराबर होगा, तब आप इसको 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर ही एरिया बता सकते हो। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल बात ये थी कि गॉसियन सरफेस जब भी r इक्वल्स टू r वाला कमेंट करने लगेंगे तो गॉसियन सरफेस के ऊपर जो चार्ज होता है वो आप चार्ज एनक्लोज के अंदर नहीं कैलकुलेट करोगे। तो इसके वजह से आप आर्गुमेंट इस तरीके से फ्रेम करोगे कि जो गॉसियन सरफेस बना रहे हो वो एकदम जस्ट आउटसाइड दी जो भी हमारा गिवन सरफेस है, हॉलो स्फीयर या फिर शेल या फिर सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, सो दैट charge enclosed will be q itself and area will be approximately, area of the Gaussian surface will be approximately equal to the area of the given surface। ठीक है, now solid sphere, solid sphere अगर है इसको हम ये भी कह सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक स्फीयर है। अगर डाइलेक्ट्रिक स्फीयर भी कहा हुआ है तब भी सेम चीज है, अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर भी कहा हुआ है तो भी यही है मामला।
सेम, ठीक है। इंसुलेटिंग स्फीयर भी कहा दिया तो फिर भी सेम चीज है। डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर तो सेम ही मामला है, तो इंसुलेटिंग स्फीयर भी सेम तरीके से सॉल्व करना, तो ये सारा कुछ सेम चीजें चलेंगे। तो इसमें क्या है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आपका एक यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज पे आपको सम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है यहाँ पे, ठीक है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रो चार्ज है एंड इसका सेंटर से सरफेस का डिस्टेंस r पे है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से मैं एक गॉसियन सरफेस लूंगा जहाँ पे मुझे एक इंटरनल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। लेट्स से पॉइंट P से पार होता हुआ मैंने एक गॉसियन सरफेस बना दिया है जो कि एट अ डिस्टेंस ऑफ r है फ्रॉम दी सेंटर। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P बताना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो फ्लक्स वुड बी इंटीग्रल E डॉट ds सरफेस इंटीग्रल, एंड यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर पैरेलल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, तो फिर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को कॉमन आउट कर सकता हूँ ds में से, तो ये मेरे को इंटीग्रल हो जाएगा। एंड ये गॉसियन सरफेस का एरिया है, दिस इज द एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस। सो हियर द गॉसियन सरफेस का area will be 4 pi small r square, and according to the Gauss law this will be equal to charge enclosed by epsilon naught, and charge enclosed by this Gaussian surface would be, अगर यूनिफॉर्म इतना अमाउंट ऑफ चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इस गॉसियन सरफेस पे जिसका रेडियस r है, इतने रीजन पे कितना चार्ज इंक्लूडेड होगा, दैट विल बी रो टाइम्स ऑफ 4/3 पाई r क्यूब, इतना चार्ज इंक्लोज होगा बाई एप्सिलॉन नॉट। सो जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूंगा इससे, दैट इज r लेस देन r के लिए, तो मुझे मिलेगा रो r/3 एप्सिलॉन नॉट। वेरी इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट ये वाला, ठीक है। अब अगर मैं गॉसियन सरफेस एट अ पॉइंट P निकालना है which is at a distance of r from the outside the sphere, तो मैं अब फिर से बाहर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूंगा। ये गॉसियन सरफेस S डैश है। अब यहाँ पे के लिए मैं जब फ्लक्स लिखूंगा तो फिर मैं इंटीग्रल E डॉट ds करूंगा, फिर से कहूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है overall the Gaussian surface and electric field is parallel to area vector overall the Gaussian surface, so I can take out electric field magnitude out of this Gaussian integral, and overall this S dash आपको electric field would be 4 area vector would be 4 pi r square. So Gauss law tells me this flux which is equals to 4 pi r square will be equal to q enclosed by epsilon naught, and charge enclosed by this Gaussian surface would be completely, मतलब अगर मैं ये कह रहा हूँ capital Q is equals to rho times of 4/3 pi capital R cube, तो capital Q is the total charge distributed throughout the volume of the solid sphere, ठीक है। तो this will be capital Q by epsilon naught. So again I am getting the electric field R greater than or equal to R will be equal to Q by 4 pi epsilon naught R square. This is for R greater than equal to R. So यहाँ पे electric field आपको कैसा बदलता हुआ दिखेगा, यहाँ पे electric field would be linearly varying until r equals to r, and फिर 1/r square की तरह घटता हुआ दिखेगा। जैसे जैसे r इंफिनिटी को टेंड कर रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो को टेंड करेगा। यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड रो r बाई एप्सिलॉन नॉट है, एंड यहाँ पे ये 1/r स्क्वायर के टर्म्स में चेंज हो रहा है, एंड ये वैल्यू वुड बी kq बाई कैपिटल R स्क्वायर। सिमिलरली दूसरे साइड पे ये ऐसे बढ़ेगा, ये r इक्वल टू माइनस r है, एंड यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, एंड दिस विल बी माइनस kq बाई r स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस r का कर्व हो जाएगा।
कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? बहुत ही सिंपल चीज है यहाँ तक तो, ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ पे? आगे बढ़े, रिस्पॉन्ड करो। यस। ठीक है, तो चलो देखो भाई, गॉस लॉ यहाँ तक खत्म है, ठीक है, गॉस लॉ यहाँ तक खत्म है। अब आता है मुद्दा क्वेश्चन सॉल्विंग का, ठीक है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है आपके इसमें। तो अब आ जाओ, पेन पेपर निकालो और क्वेश्चन सॉल्व करो। फर्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर दिस क्यूब of side A. This cube is of side A. Now, पहला part, charge Q is placed at center of the cube. Center of the cube. Find out the flux. Okay, first bit. Find out the flux through the cube. Next bit is find out the flux through each face of the cube. Each face of the cube. Second part, charge Q is placed at corner of the cube. Again, you have to find out flux through the cube. And second part is flux through each face of the cube. C part, charge Q is placed at edge of the cube. Again, phi through the cube and phi through face of the cube. अच्छा, इसमें फेस निकालना तो मुश्किल हो जाएगा, तो छोड़ो। Q is placed, D part, Q is placed at a face of the cube. Face of the cube. Find flux through the cube. चलो भाई, सारे वैरायटी यहाँ लिख दिए हैं, करो। सारे वैरायटी आपको दे दिए हैं, कुछ एक पता होगा, शायद से करा दिया होगा पहले किन्हीं बच्चों को, तो वो सब भी बाकी क्वेश्चन सॉल्व करो। अच्छा, पहले वाले का आंसर कितने लोगों को पता है? बताओ मेरे को, पहला वाला जो ए का वन और टू है, उनके दोनों का तो बता दो। आई थिंक पता होगा यहाँ पे लोगों को, गॉस लॉ तो हो ही चुका है आप लोगों का। 1 का क्यूब है एप्सिलॉन नॉट। अच्छा जी, ठीक है। और 1 का ए का 2, इसका ई ए स्क्वायर है। नहीं नहीं, वैभव थप्पड़ पड़ेगा तेरे को। क्यूब है 6 एप्सिलॉन नॉट। वैभव बताइए, तेरा आंसर गलत क्यों है? हैं? सर वो गॉस गलत क्यों है तेरा आंसर, बता ना। यहाँ दिया हुआ नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है ना। देख भाई,
अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि पहले जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिस्कस कर रहे थे तब हमने क्लोज्ड सरफेसेस और ओपन सरफेसेस को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला था, तो तब जाके आपको फाइनाइट जीरो हो गया था। मेरा जो सरफेसेस था उसके अंदर कोई चार्ज एंक्लोज्ड नहीं था। जब सरफेसेस के अंदर चार्ज एंक्लोज्ड वाली बात आ जाती है तब आ जाता है गॉस लॉ वाला मुद्दा। अब जब यहाँ पे सरफेसेस के अंदर चार्ज एंक्लोज्ड वाली बात आ रही है तब यहाँ पे यूनिफॉर्म फील्ड है नहीं, तो यहाँ पे आपको गॉस लॉ लगा के सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो ई ए स्क्वायर वगैरह से भी दिमाग से हटा, अभी हम आएंगे फिर से। हम अभी इस पे तो अभी हम लोगों ने सिर्फ, मैंने पिछले क्लास में आप लोग को बताया था कि गॉस लॉ के 2 एप्लीकेशन है। जो अभी हम लोग यहाँ पे इतना चर्चा किया हुआ है हम लोगों ने, ये चर्चा तब किया हुआ है जब हम लोग को एक रीजन पे चार्ज पता है और उस चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालना है बाय द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। यहाँ पे ये चीजें हमने सीखा हुआ है, इतना जो भी करा हुआ है ना, या ग्राफ बनाया हुआ है, ये सीखा हुआ है। अगर पॉइंट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, लाइन चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इनफाइनाइट शीट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, हॉलो शेल है तो फिर कितना है। ठीक है, यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया हुआ है पहले से, उसके वजह से एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पूछा हुआ है। अभी आपको एक टाइप और एक एप्लीकेशन गॉस लॉ का सीखना है कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है कहीं पे तो एक रीजन में चार्ज कितना अक्यूमुलेटेड है वो बताना भी सीखा नहीं है आप लोगों ने, वो भी क्वेश्चन में सीखेंगे हम लोग। तो इसीलिए पहले जल्दी करो इसको सॉल्व, बहुत कुछ सीखना भी। हाँ, Q/6 एप्सिलॉन नॉट सही है। बी का बताओ, बी का क्या आंसर है? बी का फर्स्ट पार्ट 0 से ये कॉर्नर है, ये सेंटर है, फिर यहाँ पे एज है, फिर यहाँ फेस है, तो यहाँ बताओ कितना होगा कॉर्नर वाले पे? 0 Q/2 epsilon naught. Q/8 एप्सिलॉन नॉट। और उसके बाद वाला फेस, फ्लक्स थ्रू ईच फेस, Q/24 एप्सिलॉन नॉट। और सी का फर्स्ट पार्ट सी का फर्स्ट पार्ट का क्या है? फ्लक्स थ्रू द क्यूब इफ द चार्ज इज प्लेस्ड एट द एज। चलो आ जाओ। हाँ सर, बताओ बताओ बताओ। कॉर्नर ऑफ द क्यूब मतलब क्यूब का जो सरफेस है उस पे रखे है ना? कॉर्नर भाई, कॉर्नर यहाँ पे। देखो आ जाओ, ताकि सब लोग लेफ्ट आउट ना फील करें। तो पहला वाला मैं बताता हूँ, देखो कैसा होगा। देखो अभी अपना इमेजिनेशन बढ़ाओ, ठीक है? सब लोग अपना इमेजिनेशन थोड़ा सा, थिंकिंग कैप्स स्विच ऑन मोड पे डालो। सर वो एज के सेंटर पे होगा ना? कौन सा एज के सेंटर पे होगा? सी कौन सी सा वाले पार्ट? एज के सेंटर पे? हाँ एज के सेंटर पे ही है भाई। और लास्ट वाले में फेस के सेंटर पे? हाँ फेस के सेंटर पे। चलो आ जाओ, इधर आ जाओ, मैटर नहीं करता वैसे वो। चलो इधर आ जाओ। देखो सब लोग, आप ये 3D स्पेस इमेजिन करो, ठीक है? ये 3D स्पेस इमेजिन करो। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे एक स्क्वायर बना रहा हूँ इस तरीके से, दिख रहा है? सब इमेजिन कर पा रहे हो? इस स्क्वायर को देख पा रहे हो ना सब लोग? ठीक है, कहाँ पे ये स्क्वायर? ये स्क्वायर जिस डायरेक्शन पे एरो है वो तीनों क्वाड्रेंट, वो तीनों ऑक्टेट के बीच में, ठीक है? स्क्वायर देख, इमेजिन कर पा रहे हो ना सब लोग? स्क्वायर को पीछे की, मतलब प्लेन के पीछे के पीछे है, ठीक है? अगर आप ये एक्स, ये वाई और ये जेड एक्सिस रखते हो तो ये एक्स और वाई एक्सिस आपके कंप्यूटर या फिर आपके फोन के स्क्रीन पे है, और जेड एक्सिस वो कंप्यूटर या फोन स्क्रीन के पीछे जा रहा है। तो ये जो क्यूब है
वो आपके फोन के पीछे है, या फिर आपके कैमरा, आपके जो स्क्रीन है उसके पीछे है ये वाला क्यूब, ठीक है। तो सिमिलरली एक क्यूब यहाँ पे बनेगा, ये कहाँ पे बन रहा है, ये जस्ट उसके बाजू में बन रहा है, बट ये भी अभी आपके स्क्रीन के पीछे ही है, ठीक है, जस्ट उसके बाजू में बन रहा है और आपके स्क्रीन के पीछे ही है। सिमिलरली इनके नीचे और एक बनेगा, इनके नीचे और एक बना, ये भी अभी भी पीछे ही है, ठीक है। सिमिलरली ये इसके नीचे भी बनेगा। दिखा सबको? दिखा या नहीं दिखा? ये जो भी चार क्यूब बनाए मैंने, ये सभी आपके स्क्रीन के पीछे है, चार क्यूब, ठीक है। सब सेम डायमेंशन का है, एक दूसरे से सटा हुआ है। और वही चार क्यूब अब आप XY के ऊपर वाले आपके स्क्रीन के सामने यही चार क्यूब को ड्रॉ करो। ठीक है, ये उधर हो गया, फिर सिमिलरली एक नीचे होगा। इमेजिन कर पा रहे हो ना, या फिर कोई दिक्कत हो रही है? यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। तो ऐसे 8 क्यूब बनेंगे, ठीक है, ऐसे 8 क्यूब बनेंगे टोटली। अब आओ मुद्दे पे। मुद्दा क्या है कि आपका जो चार्ज है वो मैं मानो कि ये कलर लेते हैं, जो चार्ज है वो मैं कहाँ रख रहा हूँ, पहला वाला मैं इसके क्यूब के सेंटर पे रख, ठीक है। अब ये चीज आप 8 क्यूब आप जब देख लियो तब आ जाओ पहले वाले पार्ट में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं इसके एकदम सेंटर पे चार्ज क्यू रख रहा हूँ, ये चार्ज क्यू मैंने इसके सेंटर पे रखा है। तो अगर आप ये एक गॉसियन सरफेस इसके क्यूब के अबाउट, पूरा क्यूब एक गॉसियन सरफेस अगर आप मान लेते हो, तब आपका जो चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस गॉसियन सरफेस होगा वो क्यू हो जाएगा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस वुड बी चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो आपका गॉसियन सरफेस क्या है, गॉसियन सरफेस क्यूब है। सो फ्लक्स लिंक्ड थ्रू द क्यूब इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये पहला पार्ट हो गया। अब आपको पूछा है कि भैया हर एक फेस में से कितना फ्लक्स जा रहा है, तो यहाँ पे इस क्यूब के कितने फेस है, 1 2 3, एक आगे, एक ऊपर, एक नीचे, 6 फेस है टोटली, 6 फेस है टोटली। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी मैं कहने वाला हूं इस चीज को ध्यान से सुनो। नाउ बिकॉज एज यार माइक ऑफ कर ले ब्रो, as the charge is symmetrically placed, क्या placed, symmetrically placed inside the cube, यार माइक ऑफ कर ले यार, किसका माइक ऑन है प्लीज, हाँ माइक ऑफ करो। ओके, as the charge is placed symmetrically inside the cube, symmetrically का मतलब है कि इसे एकदम सेंटर पे रखा गया है, जो कि आपके बॉटम वाले सरफेस से जितना दूर है वो ऊपर वाले सरफेस से भी उतना ही दूर है, जितना वो लेफ्ट वाले सरफेस से दूर है उतना वो राइट वाले सरफेस से दूर है, जितना वो फ्रंट वाले सरफेस से दूर है उतना ही वो बैक वाले सरफेस से दूर है। तो यहाँ पे चार्ज को सिमेट्रिकली रखा गया है। तो with respect to all the faces of the cube, charge is symmetrically placed. So that's why, so flux
linked through each of the face। अच्छा, मेरे को कोई ग्रामर नाजिया कि ये मत बोलना कि सर आप थ्रू का स्पेलिंग गलत लिख रहे हो, ठीक है। फ्लक्स लिंक थ्रू ईच ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब इज सेम, ठीक है। इसलिए मैं कह पा रहा हूं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे चार्ज सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, दैट्स व्हाई फ्लक्स लिंक्ड थ्रू ईच ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब इज सेम। अब यहाँ पे मेरे पास 6 फेसेस है, फ्लक्स, टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब इज q by epsilon naught। यहाँ पे दिस टोटल फ्लक्स would be 6 times of phi dash। phi dash is flux linked through each of face, flux linked to each face। So because it is same, so total flux through each face would make me the total flux through the cube itself। This will be equal to q by epsilon naught। So flux linked through each face would be q by 6 epsilon naught, ठीक है। अब my question to all of you is, if I displace this q, if I displace this q थोड़ा सा अंदर, अब मैं मानो कि इस q को मैं फ्रंट वाले फेस के पास लेकर आ गया थोड़ा सा, अब मैं इस q को फ्रंट वाले फेस के थोड़ा सा पास लेकर आ गया, तो क्या अभी भी फ्लक्स थ्रू ईच ऑफ द फेस q by 6 epsilon naught कहोगे? नहीं सर, सिमेट्री बिगड़ गई। सिमेट्री बिगड़ जाएगा, सिमेट्री बिगड़ जाएगा। इसके वजह से यहाँ पे जो फ्लक्स लिंक्ड थ्रू ईच ऑफ द फेस विल नॉट बी सेम। इसीलिए फ्लक्स लिंक्ड, आप ये डायरेक्टली ये चीजें जो यहाँ 6 phi dash कर दिया है, ये चीज नहीं कर पाओगे अगर आपने थोड़ा सा चार्ज को डिस्प्लेस कर दिया। Of course the charge enclosed by the cube will remain same, वो चेंज नहीं होने वाला है, लेकिन जो फ्लक्स निकलेगा एक फेस से, क्योंकि अगर मानो कि आपने चार्ज q को सेंटर से फ्रंट वाले फेस के तरफ लेकर आ गए, तो होगा क्या कि जो बैक वाले फेस से इसके सेंटर पे रखने पे बैक वाले फेस से जितना फ्लक्स निकल रहा था वो अब कम हो जाएगा, और क्योंकि आपने चार्ज को फ्रंट वाले फेस के तरफ लेकर आ गए हो, तो फ्रंट वाले फेस से जो फ्लक्स अब निकल रहा होगा वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से ये एसिमेट्री क्रिएट हो जाएगा, इस वजह से फ्लक्स अब अगर आप डिस्प्लेस कर दे तो, हाँ पूछो। फ्लक्स तो डॉट प्रोडक्ट है, तो उसका तो कोई डायरेक्शन नहीं है। सर डायरेक्शन क्यों नहीं है यार? देखो, ओके, वो एक स्केलर क्वांटिटी है, नो डाउट, ठीक है, फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, बट रिमेंबर दिस, हम जब फ्लक्स की बात करते हैं तो फ्लक्स इनफ्लक्स और फ्लक्स आउटफ्लक्स की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन तो नहीं होता है। इनफ्लक्स तो हमेशा आप क्या कहते हो कि ये पॉजिटिव वैल्यू है, आउटफ्लक्स हम कहते हैं नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि ये लूज कर रहे हैं इस टाइप ऑफ। क्योंकि देखो, आप थर्मोडायनेमिक्स जब किए हो आपने, तो एनर्जी तो कभी भी आपको स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, लेकिन आप फिर भी कहते हो ना कि अगर एक सिस्टम में से एनर्जी लूज कर रहा है तो फिर आप उसको नेगेटिव एनर्जी ले लेते हो, और अगर सिस्टम एनर्जी गेन कर रहा है तो पॉजिटिव ले लेते हो। सिमिलरली यहाँ पे भी फ्लक्स जो है वो स्केलर क्वांटिटी ही है, डॉट प्रोडक्ट है, वो वेक्टर नहीं है। बट हम लोग अपना अंडरस्टैंडिंग को बेटर करने के लिए हम यहाँ पे उसको साइन असाइन करते हैं, क्या कि अगर फ्लक्स कोई फील्ड लाइन अंदर जा रहा है किसी सरफेस के तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर किसी सरफेस को फील्ड लाइन छोड़ के बाहर निकल रहा है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ये बात? ठीक है ना, आगे बढ़े। हेलो, यस सर, यस। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट बिट पे आते हैं। अब आपको कॉर्नर पे रखा हुआ है, तो कॉर्नर पे रखा जाएगा, तो अब इस पे आओ, यहाँ पे कॉर्नर पे रखा गया है, तो मेरा क्यूब ऑफ इंटरेस्ट मानो कि ये व्हाइट वाला था, मेरा क्यूब ऑफ इंटरेस्ट ये व्हाइट वाला था, ठीक है, ये व्हाइट वाला इज द क्यूब ऑफ इंटरेस्ट।
and I have kept my charge at this corner. मतलब ये पूरा जो पूरा सेटअप है इसके ओरिजिन पे मैंने चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, इसके ओरिजिन पे चार्ज रखा हुआ है. Now in this setup आपका भाई ड्यूटी है अपना अपना. क्या हो गया? माइक ऑफ कर ले ब्रो. तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि चार्ज जो है इसके कॉर्नर पे रखा हुआ है. तो ईच कॉर्नर इस सेटअप से अंडरस्टैंड करो कि ईच कॉर्नर इज शेयर्ड बाय 8 ऑफ द सिमिलर क्यूब्स, राइट? 1 2 3 4 5 6 एंड इसके पीछे 7 एंड यहाँ पे नीचे 8. तो 8 ईच कॉर्नर ऑफ अ क्यूब. यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं फॉर द सेकंड बिट? ईच corner of the cube is shared by 8 similar cubes. And if I say कि अगर इस सेटअप पे अगर मैं बोलूं कि मेरा जो क्यूब ऑफ इंटरेस्ट है वो 8 का है, बट अगर मैं एक ऐसा क्यूब इमेजिन करूं जो कि ट्वाइस ऑफ द डायमेंशन है जो अभी का है. यार किसको समझ में नहीं आ रही यार बात? माइक ऑफ करने के लिए कितने बार कहूं मैं? किसको ये बात? भास्कर माइक ऑफ करो, सौरभ माइक ऑफ करो. तो यहाँ पे अगर मैं ऐसा कहूं कि जो मेरा एक्चुअल व्हाइट वाला स्फीयर, ये स्फीयर कह रहा हूँ, क्यूब जो है उसका डबल डायमेंशन, मतलब अगर ये लेंथ a है तो मैं उसका डबल डायमेंशन का लेंथ a 2a वाला एक बड़ा क्यूब इमेजिन कर रहा हूँ, ठीक है, एक बड़ा क्यूब 2a का इमेजिन कर रहा हूँ. तो जो मेरा एक्चुअल क्यूब है वो उस बड़े क्यूब का 1/8 पोर्शन, कितना? 1/8 पोर्शन ऑक्यूपाई करेगा. उस बड़ा क्यूब का मेरा जो एक्चुअल क्यूब है वो उसका 1/8 पोजीशन एक्वायर करेगा. और मैं क्या कहूंगा? और मैं कहूंगा अगर आप ये एक्चुअल क्यूब के सेंटर पे कॉर्नर पे अगर आप चार्ज रखते हो तो जो मेरा बड़ा वाला क्यूब है उसके सेंटर पे चार्ज होने की तरह प्रतीत होगा, ठीक है. आपको अब लगेगा अगर आप बड़ा वाला क्यूब ले लेते हो तो उसके सेंटर पे चार्ज रह रहा है ना, ओरिजिन पे चार्ज है यहाँ पे. तो अगर जो छोटा वाला जो 1/8 वाले रीजन के क्यूब के कॉर्नर पे अगर आप चार्ज रखते हो तो बड़े वाले क्यूब के सेंटर पे चार्ज होने का आपको लगता है. तो यहाँ पे बड़े वाले क्यूब से क्योंकि सेंटर पे चार्ज है तो बड़े वाले क्यूब के फ्लक्स जो निकल रहा होगा वो 5' मानो तो वो चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है, चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा. लेकिन मैं ये कह सकता हूं ये दिस इज थ्रू बिगर क्यूब, दिस इज थ्रू बिगर क्यूब. नाउ ये बिगर क्यूब से जितना फ्लक्स निकल रहा है क्योंकि हर एक क्यूब में यहाँ पे देखो हर एक क्यूब से वो चार्ज सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, तो इस वजह से हर एक ऐसे क्यूब पे जो ये 8 क्यूब्स हैं यहाँ पे हर एक ऐसे क्यूब्स में इक्वल अमाउंट ऑफ फ्लक्स लिंक्ड होगा क्योंकि वो चार्ज जो है हर एक क्यूब के रिस्पेक्ट पे सिमेट्रिकली प्लेस्ड है. तो ये phi को मैं लिख सकता हूँ इट इज 8 टाइम्स ऑफ रिक्वायर्ड phi थ्रू ईच क्यूब, थ्रू ईच स्मॉलर क्यूब will be equal to q by epsilon naught. So that's why the required flux through the cube is q by 8 epsilon naught. क्लियर है बात? क्लियर है ना ये बात? आगे बढ़े? हाँ सर. चलो नेक्स्ट अब पूछा है कि इसी सेटअप पे अगर मैं कॉर्नर पे रखा हुआ है मैंने तो फ्लक्स लिंक्ड थ्रू ईच फेस पूछा हुआ है. तो अभी मुझे ये पता चल गया कि अगर इस क्यूब के हमने कॉर्नर पे रखा हुआ है यहाँ पे तो मुझे इस
टोटल क्यूब में से फ्लक्स लिंक्ड इज q by 8 epsilon naught. Now my question is flux linked through each of this phase. इस फेस में से कितना जा रहा है? नाउ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अगेन. तो देखो यहाँ पे जब ये बड़ा वाला क्यूब था, इसके सेंटर पे अगर आपने कॉर्नर सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है, तो फ्लक्स थ्रू ईच ऑफ द फेस वाज व्हाट? q by 6 epsilon naught, है ना? q by 6 epsilon naught. तो ये वाला बड़ा वाला इमेजिन करो, इसके भी हर एक फेस में से q by 6 epsilon naught फ्लक्स निकल रहा होगा, फ्लक्स लिंक्ड होगा. लेकिन आपका रिक्वायर्ड एरिया कितना है? आपका रिक्वायर्ड एरिया इतना है. तो कैन आई से इस पूरे में से अगर q by 6 epsilon naught फ्लक्स लिंक्ड है, तो आपका रिक्वायर्ड एरिया कितना है? इसका 1/4 है. तो आपको रिक्वायर्ड फ्लक्स शुड बी q by 24 epsilon naught. ठीक है, ठीक है. ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? अगेन क्योंकि जो भी आप यहाँ पे पुर्जा लोगे वो सब कुछ सिमेट्रिकली है उस चार्ज के रेस्पेक्ट पे. इसीलिए आप ये कह पा रहे हो जितना इस हाफ में होगा उतना ही इस हाफ में होगा, उतना ही इस हाफ में होगा, उतना ही आपको इस हाफ में मिलेगा, इस 1/4 में मिलेगा. ठीक है, पूछो. सर तब ईच साइड से q by 24 epsilon naught है ना? तो फिर उसको into 6 करेंगे तो टोटल फ्लक्स आ जाना चाहिए. into 6 करेंगे टोटल फ्लक्स. हाँ ठीक है, आ जाएगा. नहीं क्या सर, कहते हो? फ्लक्स सिर्फ 3 फेज से पास कर रहा है ना. अरे तो रुको ना भाई, उसका सवाल मैं जवाब दे दिया ना. ठीक है, तो देखो तुमको. हाँ पूछो, सवाल पूछो. सर तो यहाँ तो q by 4 epsilon naught आ रहा है. q by 4 epsilon naught आ रहा है ना. तो इमेजिन करो यहाँ पे सारे फेस में से फ्लक्स नहीं जाएंगे. देखो कंप्लीट करने दो मैटर को, आ जाओ. सो यहाँ पे फ्लक्स थ्रू ईच ऑफ द फेसेस 24 by 24 epsilon naught. Now let's look at this figure again. Now यहाँ पे मेरे पास 3 फेसेस ऐसे हैं जो कि ठीक है, ये 3 फेसेस ऐसे हैं जो कि चार्ज से मिले हुए हैं. ठीक है, मतलब चार्ज से कोइंसाइड कर रहे हैं. दे आर पासिंग थ्रू द पॉइंट वेयर चार्ज इज प्लेस्ड. I have 3 faces like this and I have other 3 faces. Of course cube has 6 faces, so I have other 3 faces from where charge is not passing. मतलब इन तीनों प्लेन में चार्ज लाई नहीं कर रहा है, बाकी तीनों प्लेन पे चार्ज लाई कर रहा है. नाउ चार्ज जो है वो अपना पॉइंट चार्ज है, तो अपना वो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली एमिट करेगा. तो जब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा होगा इस तरीके से, तो इसका एरिया वेक्टर डाउनवर्ड होगा, तो इनके बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाएगा. जब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा होगा, इसका एरिया वेक्टर ऐसा होगा, इनके बीच में 90 डिग्री होगा. जब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा होगा, इसका एरिया वेक्टर बाहर होगा, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री होगा. तो उन तीनों फेसेस की वजह से देयर विल बी नो फ्लक्स लिंक टू दी प्लेन्स. मतलब अगर मैं इसको नेम करूं A, B, C, D, E, F, G, H. So flux linked through ABCD is equal to flux linked through DE, CH, and flux linked through BG, HC is 0. And rest of the 3 faces, flux linked through rest of 3 faces is equals to Q by 24 epsilon naught. So now is your answer? Yes sir, clear. Easy to understand? ठीक है? Yes. तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है ना. अच्छा, अब ये इसके तीसरे वाले पे आ जाओ भाई. तीसरे वाले का आंसर तुम लोग को खुद देना है, मैं ये नहीं बताने वाला. क्या है तीसरे वाले का? कि आपको एच के सेंटर पे रखा हुआ है. बताओ भाई,
एज के सेंटर पे रखा हुआ है यहाँ पे चार्ज क्यू, और फोर्थ वाला था कि आपको इसके फेस के सेंटर पे रखा हुआ है। बताओ इन दोनों केस में क्या हो जाएगा? ठीक है, ये फ्लक्स है, माथा पीटो, आंसर जस्टिफाई करो। नहीं हुआ नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। आ जाओ। सर आंसर क्या एक बार दे दो। q by 4 epsilon naught, q by 2 epsilon naught। यस Okay, second question is, the charge is placed here, there is a okay, wait a second। क्वेश्चन लेकर आ रहा था। ओके, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, आ जाओ। थोड़ा सा मैथ्स भी आएगा इसमें, तो अपना इमेजिनेशन बेटर करो आंसर करने के लिए। पहला क्वेश्चन है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस है सारे। इनफाइनाइट वायर with lambda is kept along z-axis, find flux linked through a x square plus y square is equals to r square, x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0, and z greater than or equal to L, and B, x is equals to A, y is greater than or equal to minus B, less than or equal to B, z greater than or equal to minus C, less than or equal to C, and C equal to, ठीक है, इतना तो लाइन चार्ज के लिए करो। Third question is, find flux linked through x square plus y square less than or equal to r square, and z is equals to 0 due to plus q at 0, 0, d। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया ना आप लोगों का? यस सर। इतना सैड यस क्यों कहता है बाबा? ऐसा लगता है कि हाँ सर हो गया, बदनसीबी है हमारी। मजा नहीं आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करने में? आजा, चलो मजा लो आप लोग फ्लक्स निकालने में। 3 क्वेश्चन है, थोड़ा माथा पीटो
ये सरफेसेस डिटरमाइन करने में। क्वेश्चन तो मैं ही सॉल्व करूंगा, बट पहले माथा पीटो कैसा सरफेस होगा डिटरमाइन करने में। कैसा आ रहा है पहला वाला सरफेस? ए सेल और बी रेक्टेंगुलर शीट। क्या ये क्या आ रहा है? सेल, स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल शेल आ जा रहा है पूरा? गलत आ रहा है, गलत आ रहा है। सर्कल गलत आ रहा है भाई, समझो ना, पूरा स्टेटमेंट को जोड़ के देखो क्या कह रहा है वो। देखो इधर आओ, स्क्रीन क्यों गायब हो गया? अच्छा देखो पहला वाला कैसे बनेगा, दिख रहा है ना स्क्रीन अभी? हाँ Yes, देखो sir. कैसा बनेगा। पहला वाला कह रहा है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बनाते हैं, तो ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, तो मतलब एक्स वाई और जेड मानो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको तो फिर एक सर्कल होगा, नो डाउट। फिर कह रहा है कि एक्स ग्रेटर देन 0 ही है सिर्फ, तो आपका ये वाला आधा पार्ट तो हटा दो आप इसको, क्योंकि एक्स सिर्फ ग्रेटर देन 0 है। फिर y ग्रेटर देन 0 है, मतलब आप ये आधा पार्ट भी हटा दो, तो आपका बचा सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला माल। फिर कह रहा है कि z जो है वो 0 से लेके l तक जा रहा है, तो कहां तक जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो जाएगा, तो ये आई थिंक 0 से l तक जा रहा है, तो ये ऐसा बनेगा, है या नहीं है? ये कहां तक, 0 से लेके ये जो वैल्यू होगी z की, ये l होगी, ठीक है ना? समझा? कुछ आया या नहीं? रेस्पॉन्ड तो करो भाई। सर्कल बन रहा है, मतलब सिर्फ क्वार्टर ऑफ सर्कल बन रहा है। क्वार्टर ऑफ सर्कल बनेगा क्या? लेकिन ये 3D स्ट्रक्चर बना दिया। क्वार्टर ऑफ अ सर्कल बनेगा क्या? क्वार्टर ऑफ अ सर्कल मतलब सर्कल का तो क्वार्टर ऑफ अ सर्कल तो ये रहा ना, क्वार्टर ऑफ अ सर्कल तो ये रहा, एंड क्योंकि उसके z बाद 0 से z x की x, ये तो आपको क्वार्टर ऑफ अ सर्कल देगा, दिस इज क्वार्टर ऑफ अ सर्कल, एंड z इक्वल्स टू 0 टू l जो जा रहा है वो आपको वर्टिकल डायरेक्शन में उस क्वार्टर ऑफ अ सर्कल को लिफ्ट करना होगा, ओके ठीक है ना? और फिर ये दूसरा वाला पार्ट x इक्वल्स टू a, x y z, तो x इक्वल्स टू a है, कूल। y b से लेके माइनस b तक है, b से लेके, तो x b से लेके माइनस b तक है, कूल। z माइनस c से लेके c तक है, तो
z माइनस c से लेके c तक है, तो ये एक प्लेन ऐसा आएगा, क्या आएगा, एक प्लेन आएगा, ठीक है, जो कि x इक्वल्स टू a पे सिचुएटेड है और y को माइनस b से प्लस b तक जा रहा है, z माइनस c से प्लस c तक जा रहा है, तो मतलब ये वाला माइनस b हो गया, ये b हो गया, एंड ये 0 है, एंड ये 0 है, या c हो गया, मतलब ऑफ कोर्स ये वाला लेंथ 2c है और ये वाला लेंथ 2b है, और ये x इक्वल्स टू a पे सिचुएटेड है, ठीक है, इस तरीके का हो गया। फिर मुझे इसका बताओ, ये वाला क्या दे रहा है, x equals to x square plus y square is less than equal to r square and it is at z equals to 0. So if I draw this, तो at z equals to 0, ये x, ये y और ये z equals to 0 मतलब ओरिजिन पे, एंड यहाँ पे एक सर्कल बनेगा, ऑफ कोर्स आपका ये डिस्क की तरह होगा, जो कि ओरिजिन पे आपका इस डिस्क का सेंटर होगा, और आपका चार्ज कहाँ रखा हुआ है, आपका चार्ज रखा हुआ है 0, z एक्सिस पे 0, d पे, ठीक है, क्लियर है, ये तीसरे वाले का हो गया। चौथे वाले का, ये एक स्फीयर बनाएगा, क्या बनाएगा, स्फीयर बनाएगा, हेमिस्फीयर बनाएगा आई थिंक, x y z x square plus y square plus z square is equals to r square, एंड सिर्फ z पॉजिटिव वैल्यू ही ले रहा है, z नेगेटिव वैल्यू नहीं ले रहा है, इसका मतलब, तो कुछ ऐसा, ठीक है, एंड आपको ओरिजिन पे चार्ज रखा हुआ है, समझ में आया, अब सॉल्व सर करें वो क्वेश्चन, लास्ट वाला एक बार बता दीजिए। लास्ट वाला जब करेंगे तब बता दूंगा मैं, पहले अभी तो मैंने आपको बता दिया कैसे बनेगा, तो थोड़ा खुद माथा पीटो, उसके बाद नहीं हुआ तो फिर बाद में करा जाएगा, पहले अभी सॉल्व करते हैं, सब कुछ हम ही बना के खिला पिला दे है ना तुमको, माथा पीटो थोड़ा सा, मैंने हिंट दे दिया, बोल दिया है कि वो हेमिस्फीयर बनेगा, तो सोचो अब कैसे हेमिस्फीयर बनेगा, आ जाओ, पहला वाला कह रहा है कि आपको इनफाइनाइट वायर है जो कि लैम्डा कैप रखा गया है z एक्सिस के बाद, आपको फाई लिंक करना है, ये तो खत्म हो गया, चलो नेक्स्ट शीट पे जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है पहला वाला कि x y और ये 0 से l तक, 0 से l तक, ये R तक, 0 से l तक था ना, ये z, ये क्या था, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर is equals to r square, and x is greater than or equal to 0, y is greater than or equal to 0, and z is greater than or equal to l, यहाँ तक क्या होता, तो ये है आपका सरफेस, ये है आपका सरफेस, ये कर्व्ड सरफेस आपका सरफेस है, एंड आपका जो इनफाइनाइट वायर है वो z एक्सिस के अबाउट लैम्डा लेकर, इसका लेंथ l है एंड इसका रेडियस जो है वो r है, तो अब आप क्या करोगे, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना होता है बताओ,
इनफाइनाइट वायर एट अ डिस्टेंस ऑफ r कितना होता है? हाँ लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। और इस केस में जो डिस्टेंस है वो यूनिफॉर्म है, जो डिस्टेंस है वो यूनिफॉर्म है, तो ये r क्या है? r इज इक्वल्स टू कैपिटल R। r इज इक्वल्स टू कैपिटल R। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R, which is a constant value, which is a constant value, and the direction would be, कोई भी एलिमेंट ले लो, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ले लो, तो डायरेक्शन वुड बी एकदम along the line joining होगा, एंड इसका एरिया वेक्टर भी सेम डायरेक्शन पे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन पे होगा, है या नहीं है? सेम डायरेक्शन पे होगा। तो आपको फ्लक्स लिंक करवाना है, यहाँ से फाई वुड बी इंटीग्रल E डॉट ds। यहाँ पे इजीली आइडेंटिफाई हमने ये कर लिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट की वैल्यू है, तो आपको सिर्फ ds निकालना है। तो लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R, यहाँ पे ds की वैल्यू क्या होगी? ds की वैल्यू बताओ, एरिया कितना हो जाएगा इस क्वाड्रेंट ऑफ अ हॉलो सिलेंडर का? जल्दी एरिया बताओ भाई। पाई आर स्क्वायर L by 4। भाई सरफेस एरिया कह रहे हैं, 2 सरफेस पाई आर एच बाई 2 सर। पाई आर एच बाई 2, एल बोल दे, एल यहाँ पे है ना, एच ओ नहीं है, हाँ यस, पाई आर एल बाई 2। पाई आर एल बाई 2 एरिया इज पाई, बिकॉज अगर 2, अगर हम ऐसा करते हैं 2 पाई आर एल बाई 4 कर लेते हैं, तो एरिया हम लोग को ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा, है ना? सो दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा 2 पाई आर, cancel lambda L by 4 epsilon naught. This is the flux link through the surface. सर लैम्डा भी क्यू बाई एल हो जाएगा ना, यहाँ पे यूनिफॉर्म है lambda, तो। अरे क्वेश्चन में ही lambda दिया हुआ है, तो क्यू कहाँ से लेकर आ रहा है? ओ हाँ यस, क्वेश्चन में ही lambda दिया हुआ है, तो ज्यादा सोचना नहीं है ना। सिमिलरली अब दूसरा वाला करो, जो इसका दूसरा पार्ट था, जिसपे आपको इक्वेशन दिया हुआ है कि x इक्वल्स टू a है और y इक्वल्स टू माइनस b और z माइनस c से c तक जा रहा है। तो अब भी आपका z एक्सिस पे लैम्डा डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो प्लेन है वो x इक्वल्स टू a से गुजर रहा है, ये आपका x एक्सिस है, ये प्लेन जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा वो x इक्वल्स टू a होगा, और ये c से लेके माइनस c तक जा रहा है, और ये y इक्वल्स टू माइनस b से b तक जा रहा है, ये कहा हुआ है, और आपको फ्लक्स लिंक करवाना है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि फ्लक्स जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होगा। तो यहाँ पे आप इंटीग्रल एलिमेंट लोगे, जो कि कहोगे कि यहाँ से r डिस्टेंस पे है, इसका एक बेटर डायग्राम बना लेते हैं। चलो so this axis is x, this axis is y, and of course
ये एक्सिस अगर x है तो ऑफ कोर्स इस डायरेक्शन पे, सॉरी ये z है, इस डायरेक्शन पे y है, ठीक है। तो ये इसका मिड पॉइंट हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इज a, तो ये जो डिस्टेंस है ये a है, ठीक है। एंड ये r मानो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी लाइन जॉइनिंग दिस, तो d आपको यहाँ पे इस डायरेक्शन पे मिलेगा। अगर ये एंगल थीटा है तो जो एरिया वेक्टर है उसके साथ एंगल थीटा बनाएगा, और एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, विल बी इक्वल टू दिस लेंथ टाइम्स ऑफ dx, जो इसका एक्चुअल लेंथ है, dx यहाँ से x। कोई दिक्कत यहाँ पे कैसे मामला बढ़ रहा है? ओ सॉरी, ये क्या कह लो, इसको y कहो, इसको y कहो, और ये परपेंडिकुलर लेंथ इज c, तो ये 2c, तो 2c टाइम्स ऑफ dy। कोई दिक्कत ये कैसे लिख दिया मैंने? बताओ भाई, बताओ बताओ, जल्दी बताओ ताकि आगे जल्दी जल्दी भागें। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो 5 विल बी d क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r टाइम्स ऑफ dA which is 2c dy। इंटीग्रल, इंटीग्रल हम लोग कहाँ से कहाँ तक करेंगे? -b से b। चलो -b से b, तो लेकिन आपको यहाँ पे r को कन्वर्ट करना पड़ेगा ना y के टर्म्स में। तो ये अगर आपका a है और आपका ये y है, यहाँ पे ये r है और ये थीटा है, तो r आपका कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? r विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर रूट, तो लैम्डा 2c बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट dy बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर रूट, एंड दिस विल बी इक्वल टू -b टू b। कर लोगे इसको इंटीग्रेट अब? ठीक है, कर लोगे ना इसको इंटीग्रेट? क्या आएगा ये? tan इनवर्स के फॉर्म में आएगा, है या नहीं है? पता है ना इंटीग्रेशन? हाय राम। हाँ यस सर किए हुए पहले हाँ, ही। हाँ, तो ये tan इनवर्स के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x, तो सॉरी tan इनवर्स हो गया, sin इनवर्स होगा, क्या होगा ये, वो देख लेना तुम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलरली आप इसके बाद वाला काफी इंपॉर्टेंट है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, तो तीसरा पार्ट है। कह रहा है कि यहाँ पे एक डिस्क है जिसका रेडियस r है और उसके एक्सिस से सम डिस्टेंस d पे चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। अगर आप तीसरे क्वेश्चन के वर्ड्स को, मतलब ये जो y स्क्वायर प्लस लेस देन इक्वल टू r एंड z इक्वल्स टू 0 वाली चीज को आप एनालाइज करोगे और चार्ज को रखोगे 0,0 d पे, तो आपका यही वाला पूरा सेटअप निकल के आएगा। कि अगर आप एक डिस्क को ऐसे सर्कल वाले फेस को एट अ डिस्टेंस, सम डिस्टेंस d पे अगर आप एक चार्ज से रखते हो, तो इस सरफेस में से कितना फ्लक्स जा रहा होता है। क्लियर है बात? तो यहाँ पे आप क्या कहोगे, ये एट अ डिस्टेंस ऑफ r आप एक रिंग अज्यूम करोगे, एलिमेंटल सरफेस एरिया आपने अज्यूम किया है, तो इस एलिमेंटल सरफेस एरिया का एरिया वेक्टर इसको एकदम परपेंडिकुलरली लिख लेगा, और जब आप यहाँ से इसको लाइन ज्वाइन करोगे और आपका ये अगर एंगल थीटा है, तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर यहाँ पे मिलेगा और ये वाला आपका एरिया वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर जो बराबर होगा वो बराबर होगा 2 पाई r dr के, एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई, अगर ये r है तो r, सॉरी r डैश मान लो, r डैश स्क्वायर के, तो आपका जो फ्लक्स हो जाएगा वो बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r डैश स्क्वायर
और DA will be 2 pi r dr, और दोनों के बीच में एंगल अगर ये थीटा है तो cos of this थीटा। एंड आपको ये पता है कि अगर ये एंगल D है और ऊपर R है और ये R डैश है तो ये थीटा है, तो आप इजीली कन्वर्जन करो तो आपको ओके, तो ये 2 पाई और ये 2 कैंसिल, q by 2 एप्सिलॉन नॉट, आपको r dash is r dash sin theta is r, and r dash cos theta is d. So you convert this r dash square as r square sin square theta, and this will be dr cos theta, and okay, and r is equals to d tan theta. So dr is equals to d ये डिफरेंशिएशन नहीं है, ठीक है, सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये डी डिफरेंशिएशन नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ, ये डी डिफरेंशिएशन नहीं है, ये डिफरेंशिएशन ऑफ आर है, ये डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा है, बट ये डिफरेंशिएशन डी नहीं है। जब वापस से रेफर कर रहे होगे तो फिर इस पे कंफ्यूज मत हो जाना। साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा और ये आर स्क्वायर इज डी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, और ये d सेकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये d कैंसिल, और सेकेंड स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा, ये सब कैंसिल हो गया है, नहीं है, 1 by cos sin स्क्वायर, ये सब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रल है तो आपको यार यहाँ पे d भी कैंसिल होना चाहिए, देखो जरा d कैंसिल होना चाहिए, कहीं पे मैंने एक्स्ट्रा वैल्यू ले लिया हुआ क्या, q by r स्क्वायर, यहाँ पे एक r मिसिंग है, यहाँ पे ये r मिसिंग है, ये जो r था यहाँ पे ये r मिसिंग है, तो ये r की जगह पर d tan थीटा आ जाएगा, यहाँ पे r की जगह पर d tan थीटा आ जाएगा, तो ये tan थीटा cos थीटा d थीटा है, दिस विल बी q by 2 एप्सिलॉन नॉट sin थीटा d थीटा। और थीटा को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हैं बताओ, थीटा को 0 से लेके आप मैक्सिमम जो थीटा है उस तक इंटीग्रेट करोगे बेसिकली। यार ये आंसर आपको q by 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos थीटा आना चाहिए था, तो ये आएगा क्या, नहीं, हाँ सर वही तो आ रहा है, बट 1 नहीं आएगा ना, 1 नहीं आएगा, सर cos 0 1 हो जाएगा ना, cos sin 0 थीटा 1 हो d जाएगा, थीटा, sin थीटा, ठीक है, यही आएगा ना, हाँ ये ठीक सर है। यही आ रहा है। चलो तो देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है, ये कहीं पे एक्सप्रेशन देखा हुआ ये आपने, कहीं पे एक्सप्रेशन ये देखा है, यस ये सर, वाला कहाँ Yes, sir. देखा हुआ है, कहाँ देखा हुआ है, Disk one. हैं? Disk. डिस्क के लिए एक्सप्रेशन देखा हुआ है ना, तो सेम चीज इसी टाइप का सेटअप था, इसी टाइप का सेटअप था, वहां पे डिस्क Yes, के sir. लिए तो नहीं आया था। तो ये देखो यहाँ पे और एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे और एक कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर यहाँ पे चार्ज रखा हुआ और यहाँ पे आपका सरफेस है, तो मानो कि एक कोन बना रहे हो आप ऐसे,
क्या बना रहे हो, और कोन के वर्टेक्स पे आपने चार्ज रखा हुआ है और कोन का जो बेस है वो आर है, ठीक है। तो ये क्या फ्लक्स ऐसे अपना इलेक्ट्रिक फील्ड अपना ऐसे रेडियली प्रोपोगेट करेगा, ठीक है। समझो कॉन्सेप्ट, समझो यहाँ पे ऐसा ये रेडियली प्रोपोगेट करेगा। तो एक ऐसा इमेजिन करो, ये जो कोन है वो कोन का जो वर्टेक्स पे जो एंगल सबटेंड कर रहा होगा वो एक 2 डायमेंशनल एंगल नहीं होगा। 2 डायमेंशनल एंगल होता है दो लाइंस के बीच में, बट ये जो कोन इसके वर्टेक्स पे एंगल सबटेंड हो रहा होता है ये होता है सॉलिड एंगल। ये होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या है कि अगर मानो, वेरी सिंपल टर्म्स में आपको सॉलिड एंगल समझा रहा हूं, ध्यान से सुन लो। अगर मान लो कि ये आर्क है थोड़ा सा और दिस लेंथ इज एल एंड दिस थीटा, यहाँ पे भी एल है, तो ये आर्क लेंथ कितना कहते हो आप बताना। हाँ हाँ, आर्क लेंथ कितना हो जाएगा अगर ये एंगल सबटेंड कर रहा है, ये आर्क एल थीटा, ठीक है। तो अगर मैं कहूं, ये तो 2D एनालिसिस हो गया। सो 3D में अगर मानो कि एक सरफेस है, तो सरफेस एक पॉइंट पे एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है। ये मतलब 3 डायमेंशनल एंगल होगा जिसको हम लोग सॉलिड एंगल कहेंगे, ठीक है। तो अगर मानो कि ये एंगल, सॉलिड एंगल हम लोग जनरली ऐसे रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपका सरफेस एरिया ds है, तो जैसे कि मानो यहाँ पे लेंथ जो था l डैश, तो ये लेंथ आपको रेडियस वेक्टर जो था वो आपको मिल जाता था l डैश बाय थीटा करके। l डैश इज द लेंथ ऑफ दिस आर्क। सिमिलरली यहाँ पे जो एरिया वेक्टर है वो आप इसका रेडियस जो है उसको मल्टीप्लाई करोगे, अगर मतलब ये रेडियस आपको करोगे आर स्क्वायर, एरिया वेक्टर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? आपको सॉलिड एंगल के साथ मल्टीप्लाई रेडियस वेक्टर को करना पड़ेगा और आपको एरिया वेक्टर मिल जाएगा। ये सिंपल टर्म्स में मैंने आपको बता दिया है। एक सॉलिड एंगल आप इस तरीके से एनालाइज कर सकते हो कि ये कोन जो एंगल सबटेंड कर रहा होगा वो कितना एंगल होगा, उसको सॉलिड एंगल कहेंगे, ठीक है। और ये चार्ज जो होगा वो उसके कोन के बेस पे एक सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा होगा और वो हर जगह पर सेम सॉलिड एंगल है। तो ये अगर एंगल आपने अभी थीटा माना हुआ है तो ट्वाइस ऑफ थीटा, क्योंकि अगर ये स्फेरिकली रेडिएट कर रहा है, हर डायरेक्शन पे रेडिएट कर रहा है, ओनली दिस अमाउंट ऑफ फ्लक्स हैज रीच्ड द सरफेस। बाकी सारा तो सरफेस तक रीच नहीं हुआ है, एंड द अमाउंट ऑफ फ्लक्स रीचिंग द सरफेस लिंक्ड विद द सरफेस इज दिस मच। तो जितना जितना मैं सरफेस से दूर जाते रहूंगा उतना उतना मेरा फ्लक्स घटता रहेगा। देखो, उतना उतना फ्लक्स घटता रहेगा। अब ये क्योंकि एंगल सबटेंडेड बाय द एजेस, बाय द सेम सरफेस एरिया वाला एजेस at the charge would be decreasing as the distance is increasing. Why? The cos theta is decreasing. ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, इन चीजों को आप इस तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। सॉलिड एंगल हो गया, ठीक है, ये कुछ हो गया। अब आते हैं आखिरी वाला पार्ट जो था पिछले वाले क्वेश्चन में। आखिरी वाला पार्ट, सेकंड गया, ये वाला जो पार्ट है हेमिस्फीयर वाला, किया हेमिस्फीयर यहाँ पे रखा हुआ है, इसके सेंटर पे क्यों है, तो आपको उसके वजह से फ्लक्स निकालना होगा। तो आप ये इमेजिन कर सकते हो, ये हेमिस्फीयर के लिए अगेन इंटीग्रेट करना होगा आप लोगों को, कोई इजी तरीका है नहीं, तो आप इसका ट्राई करना। नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से सॉलिड
नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से सॉलिड एंगल से ही शुरू कर देंगे थोड़ा बहुत डिस्कशन। और ठीक है, तो ऑलराइट, आज की क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं। आई थिंक आई लॉस्ट दैट पेज। कोई नहीं, तो ये वाला जो आखिरी क्वेश्चन था ये हमने यहाँ पे ये ट्राई कर लेना, बाकी सब हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया हुआ। इसके लिए कितना आएगा, 5 विल बी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, इसको हम लोग हर जगह पर यूज करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने जाएंगे, तो प्लीज थोड़ा सा रिवाइज करके आना आप लोग, और ताकि आप लोग क्लास में क्वेश्चंस अटेंड कर पाए। हम लोग नेक्स्ट क्लास में फ्लक्स से क्वेश्चंस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड से क्वेश्चन करेंगे, गॉस लॉ से क्वेश्चंस करेंगे, ग्राफ से क्वेश्चंस करेंगे। तो हम लोग होलिस्टिकली पूरा का पूरा जो अभी तक नेक्स्ट 2 क्लास आई थिंक सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पे ही ध्यान देंगे हम लोग। और जब सारे टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे उसके बाद हम लोग मूव करेंगे पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी पे। एक और एक टाइप के क्वेश्चंस आपको मैं बता दूं, आपको एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में मैंने ये बताया हुआ है कि अभी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और आपको रीजन पे चार्ज डिटरमाइन करने निकालने आना चाहिए। तो ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है। आपको फिर पूछा जाएगा कि 2 ऐसे प्लेट्स हैं, आपको 2 ऐसे प्लेट्स है, कंडक्टिंग प्लेट्स, और मानो और भी कंडक्टिंग प्लेट्स में लगा, मैं नंबर ऑफ कंडक्टिंग प्लेट्स लगा दूंगा, और मानो कि मैंने इस पे Q चार्ज दिया है, इस पे 2Q चार्ज दिया है, इस पे -3Q चार्ज दे दिया है। तो मैं ये पूछूंगा कि इसके इन सरफेसेस पे क्या चार्जेस है, इन सरफेसेस पे क्या चार्जेस है, ये सभी निकालना आपको सीखना होगा। फिर एक टाइप है कि कंसेंट्रिक स्फीयर्स हैं, कंसेंट्रिक स्फीयर्स हैं। कंसेंट्रिक स्फीयर्स में मैं इस पे Q चार्ज दे दूंगा, इस पे -3Q चार्ज दे दूंगा, इस पे 2Q चार्ज दे दूंगा। मैं पूछूंगा कि इसकी सरफेसेस पे क्या चार्ज है, इनके सरफेसेस पे क्या चार्ज है। मैं ये पूछूंगा कि आपको इन दोनों केसेस में, ये वाले केस में और ये वाले केस में, मैं पूछूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से चेंज हो रहा है। मतलब अगर ये मानो A है, इसका रेडियस B है और इसका रेडियस C है, तो R to A इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज हो रहा है, 0 to A इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज हो रहा है, A to B इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज हो रहा है, A to C इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज हो रहा है, और फिर इंफिनिटी तक इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज हो रहा है। ये सभी आपको निकालने जानना चाहिए। फिर एक क्वेश्चन आता है कि सिलेंडर के लैटरल सरफेस में से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। मतलब अगर इसके सेंटर पे चार्ज है तो आप ये तो अभी बता सकते हो कि इनके इन सरफेसेस में से कितना फील्ड जा रहा है, राइट? कितना जा रहा होगा, Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। आपको अब समझना है इसके लैटरल सरफेस में से, मतलब ये कर्व्ड सरफेस एरिया जो है, यहाँ से कितना फील्ड जा रहा है। ये सभी कुछ हम लोग एनालाइज करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, कुछ हिंट्स दे दिया मैंने आपको, प्लीज रिवाइज करके आना ताकि झट से क्वेश्चन सॉल्व हो पाए। ऑल राइट, लेट्स एंड द क्लास हियर। थैंक यू गाइस। कोई डाउट है यहाँ तक? सब जा ही रहे हैं, चलो ठीक है। डाउट्स होगा तो पोस्ट कर देना टेलीग्राम ग्रुप पे। ऑल राइट।